Hello everybody, so welcome to today's class. I hope you have studied the chapter from NCERT. Now without wasting any time, because last class में मैंने बहुत भाषण दे दिया था कि आप लोग को NCERT में से पढ़ना है and I hope आप लोगों ने सबने अभी तक NCERT में से पढ़ा होगा. So without wasting any time, we will start, that is we will continue the chapter resources and development. Okay. डेवलपमेंट करने के लिए रिसोर्स प्लानिंग बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. ठीक है, अब रिसोर्स प्लानिंग हर जगह बहुत इम्पॉर्टेंट है, बट इन दी कंट्री लाइक इंडिया रिसोर्स प्लानिंग बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इंडिया एक ऐसी कंट्री है जिसके अंदर कितने सारे स्टेट्स हैं. ठीक है, अब उन स्टेट्स के अंदर अलग अलग टाइप के रिसोर्सेज प्रेजेंट हैं. कोई कोई तो ऐसे स्टेट्स हैं जो सेल्फ सफिशेंट है, उनके पास खुद के लिए सारे रिसोर्सेज प्रेजेंट हैं. कोई कोई ऐसे स्टेट्स हैं जिनके पास एक टाइप के रिसोर्सेज तो प्रेजेंट है और एक टाइप के रिसोर्सेज प्रेजेंट ही नहीं है. फॉर एग्जांपल राजस्थान के पास बहुत अच्छा पोटेंशियल है सोलर और विंड एनर्जी को ग्रो करने के लिए, बट राजस्थान के पास वाटर रिसोर्सेज नहीं है. ठीक है, तो इंडिया के अंदर इतनी ज़्यादा जोग्राफिकल डाइवर्सिटीज़ हैं कि अलग अलग स्टेट्स के पास, अलग अलग रीजन्स के पास अलग अलग रिसोर्सेज हैं. राइट, अगर मैं बात करूँ झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, वहाँ पर बहुत ज़्यादा कोल डिपॉजिट्स हैं. अरुणाचल प्रदेश के पास बहुत ज़्यादा वाटर है, बट अगेन अरुणाचल प्रदेश इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट में इतना आगे नहीं है. ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूँ लद्दाख के पास एक बहुत अच्छा हेरिटेज है, बट लद्दाख के पास पानी नहीं है. ठीक है, बहुत सारे मिनरल्स नहीं है लद्दाख में. ठीक है, तो एक ऐसे टाइप की रिसोर्स प्लानिंग होनी चाहिए जिसके अंदर हर एरिया को बैलेंस्ड रिसोर्स मिले. ठीक है, चाहे वो रीजनल लेवल पे हो, चाहे वो लोकल लेवल पे हो, इस चीज़ को बोलते हैं रिसोर्स प्लानिंग. तो आप लोग के एग्जाम में कभी क्वेश्चन आता है कि वाई इज़ रिसोर्स प्लानिंग नेसेसरी, तो उसके अंदर आप लोग ये पूरा एग्जाम्पल दे के लिखेंगे कि इंडिया के अंदर कितनी ज़्यादा जोग्राफिकल डाइवर्सिटीज़ हैं और हर रीजन के पास हर रिसोर्स अवेलेबल नहीं है. ठीक है, नाउ कम्स नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया. राइट, तो रिसोर्स प्लानिंग एग्जैक्टली होता क्या है, आप सब लोग को ये आइडिया लग चुका होगा. रिसोर्स प्लानिंग मतलब कि रिसोर्सेज को इस तरीके से प्लान करना, रिसोर्सेज का यूज़ इस तरीके से प्लान करना कि रीजनल, लोकल और नेशनल लेवल पे हर जगह जो रिसोर्सेज हैं वो अच्छी तरीके से इक्वल तरीके से पहुंच सके. ओके, तो रिसोर्स प्लानिंग जब करते हैं उसके 3 मेजर स्टेप होते हैं. स्टेप नंबर 1 की जितने भी रिसोर्सेज हैं उनको सबको आइडेंटिफाई कर लो. ठीक है, चाहे वो रिसोर्सेज जहाँ पर भी प्रेजेंट हो. ठीक है, उन रिसोर्सेज को आइडेंटिफाई कर लो. आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, उनकी क्वालिटी का मेजर करते हैं, उनकी क्वांटिटी का मेजर करते हैं. ठीक है, सर्वेइंग करते हैं, सारे रिसोर्सेज की मैपिंग करते हैं. मतलब सबसे फर्स्ट स्टेप में आइडेंटिफिकेशन करते हैं कि जहाँ जहाँ पे रिसोर्सेज प्रेजेंट हैं, कितने प्रेजेंट हैं, क्या उनकी क्वालिटी है, क्या उनकी क्वांटिटी है. जहाँ पर भी रिसोर्सेज प्रेजेंट है उसको आइडेंटिफाई करते हैं स्टेप नंबर 1 में. स्टेप नंबर 2 में एक प्लानिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं. ठीक है, स्टेप नंबर 1 में जब आइडेंटिफाई कर लिया कि भाई रिसोर्सेज कहाँ कहाँ पर है, तो स्टेप नंबर 2 में एक प्लानिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं कि उन रिसोर्सेज को कैसे कैसे यूज़ करना है. ठीक है, उस प्लानिंग स्ट्रक्चर को बनाते टाइम अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी, स्किल और इंस्टीट्यूशंस का यूज़ किया जाता है. ठीक है, अब देखो, अब स्टेप नंबर 3 जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है. स्टेप नंबर 3 में क्या होता है, जैसे कि मैंने आप लोग को बताया रिसोर्स प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है. रिसोर्स प्लानिंग की हेल्प से जितने भी रिसोर्सेज एक कंट्री में प्रेजेंट हैं वो इक्विटेबली सारे के सारे लोगों को मिल सकते हैं. अगर रिसोर्स प्लानिंग ढंग से कर ली तो रिसोर्स प्लानिंग करने के बाद जितने भी रिसोर्सेज एक कंट्री में प्रेजेंट हैं वो इक्वली सारे के सारे लोगों में डिवाइड हो सकते हैं. ठीक है, रिसोर्स प्लानिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट में भी बहुत हेल्प करती है. ठीक है, बट ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि रिसोर्स प्लानिंग करते टाइम नेशनल डेवलपमेंट की जो चीज़ें हैं, फॉर एग्जाम्पल मैंने रिसोर्स प्लानिंग का बजट बहुत ही ज़्यादा रख दिया. ठीक है, रिसोर्स प्लानिंग का बजट मैंने नॉर्मल से बहुत ज़्यादा रख लिया. ठीक है, तो ये चीज़ नेशनल डेवलपमेंट को हिंडर करेगी, क्योंकि बाकी चीज़ों में भी तो पैसे चाहिए. अगर मैंने सारे के सारे पैसे ही रिसोर्स प्लानिंग पे लगा दिए तो ये कंट्री के डेवलपमेंट में दिक्कत हो जाएगी इस चीज़ से. ठीक है, तो जब रिसोर्स प्लानिंग की जाती है तो मेक श्योर किया जाता है कि रिसोर्स प्लानिंग को एक नॉर्मल बजट दिया जाए. इतना ज़्यादा बजट नहीं दे, इतना कम भी बजट नहीं दे. नेशनल डेवलपमेंट के हिसाब से रिसोर्स प्लानिंग को भी इक्वल मतलब नॉर्मल बजट दिया जाता है. ओके,
रिसोर्स प्लानिंग पूरी कंट्री के बजट फाइनेंसेस को इतना ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं करनी चाहिए, रिसोर्स प्लानिंग को इतना ज़्यादा बजट भी नहीं देना चाहिए, नॉर्मल बजट देना चाहिए। यही चीज़ बोलती है आप लोग का थर्ड पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट में रिसोर्सेज को आइडेंटिफाई किया था, सेकेंड पॉइंट में एक प्लानिंग स्ट्रक्चर बनाया था कि कैसे कैसे कहाँ का रिसोर्सेज डिस्ट्रीब्यूट होंगे। ठीक है, अब थर्ड पॉइंट में क्या करते हैं, रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान्स, जितने भी रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान्स बने हैं फर्स्ट और सेकेंड पॉइंट में, उन सब के सब रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान्स को नेशनल डेवलपमेंट प्लान्स के साथ कंपेयर किया जाता है और मेक श्योर किया जाता है कि जो भी बजट और जो भी पैसे रिसोर्स प्लानिंग पे खर्च हो रहे हैं वो इतने ज़्यादा ना हो। तो मैं एक बार वापस से ब्रीफ कर देती हूँ। फर्स्ट स्टेप होता है जितने भी रिसोर्सेज हैं उनको आइडेंटिफाई करना। पॉइंट नंबर 2 होता है एक प्लानिंग स्ट्रक्चर बनाना कि कैसे कैसे रिसोर्स पूरे डिवाइड होंगे कंट्री में। और थर्ड पॉइंट होता है कि जितने भी रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान्स बनाए हैं उसको पूरे कंट्री के डेवलपमेंट प्लान से कंपेयर करें। ओके, अब आप लोग की बुक में बताया गया है कि रिसोर्स प्लानिंग से रिलेटेड इंडिया के अंदर फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो है वो इंडिपेंडेंस के बाद ही बन गया था। ओके, अब आप लोग की बुक में एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट बता रखा है। देखो, सिर्फ और सिर्फ रिसोर्सेज अवेलेबल हो ये काफ़ी नहीं है। रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट करने के लिए, रिसोर्सेज को यूज़ करने के लिए जब तक प्रॉपर टेक्नोलॉजी अवेलेबल नहीं होगी तब तक वो रिसोर्सेज किसी भी काम के नहीं हैं। तो पुराने ज़माने में क्या हुआ था, जैसे कि आप लोग को पता है कि कॉलोनियल कंट्रीज़ ने, दैट इज़ ब्रिटिश लोगों ने इंडिया पे रूल किया था। ठीक है, ब्रिटिश लोगों को बोलते हैं कॉलोनियल कंट्रीज़। ठीक है, तो उन कॉलोनियल कंट्रीज़ ने इंडिया पे रूल किया था। वो कॉलोनियल कंट्रीज़ इंडिया के जो रिसोर्सेज हैं उससे अट्रैक्ट होके इंडिया के पास आई थी। उन्होंने देखा कि इंडिया के पास कितने रिच रिसोर्सेज हैं, इंडिया के पास कितने अच्छे रिसोर्सेज हैं। उन सब चीज़ों से अट्रैक्ट होकर कॉलोनियल कंट्रीज़ जो हैं वो इंडिया में आई थी। तो क्या हुआ था, उस टाइम पे इंडिया तो बहुत गरीब कंट्री था, इंडिया के पास कोई भी टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो इंडिया अपने रिसोर्सेज का अच्छी तरीके से यूज़ नहीं कर पाता था। ऑन दी अदर हैंड जब कॉलोनियल कंट्रीज़ इंडिया पे रूल करने आई तो उन कॉलोनियल कंट्री के पास तो बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी थी, तो वो अपने साथ टेक्नोलॉजी लेकर आई और इंडिया के जो सारे रिसोर्सेज हैं उनका बहुत अच्छी तरीके से यूज़ करने लगी। ठीक है, इस तरीके से आप लोग की बुक में बताया गया है कि सिर्फ और सिर्फ रिसोर्सेज होना सही बात नहीं है। अगर सिर्फ रिसोर्सेज होए तो कुछ भी नहीं हो सकता। रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट करने के लिए और रिसोर्सेज को यूज़ करने के लिए प्रॉपर टेक्नोलॉजी अवेलेबल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, आप लोग की बुक में एग्जाम्पल से भी समझा रखा है कि इंडिया के अंदर ही ऐसे बहुत सारे स्टेट्स हैं जो कि रिसोर्सेज में कितने रिच हैं, बट फिर भी उनको इकोनॉमिक बैकवर्ड रीजन्स बोला जाता है क्योंकि वहाँ पर प्रॉपर टेक्नोलॉजी अवेलेबल नहीं है उन रिसोर्सेज को यूज़ करने के लिए, उन रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट करने के लिए। ऑन दी अदर हैंड ऐसे बहुत सारे एरियाज़ हैं जहाँ पर बहुत कम रिसोर्सेज प्रेजेंट हैं बट वो अपने रिसोर्सेज का बहुत अच्छी तरीके से यूज़ करते हैं क्योंकि वहाँ पर प्रॉपर टेक्नोलॉजी प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये पॉइंट आप लोग को बिल्कुल याद रखना है कि रिसोर्सेज अकेले कुछ नहीं कर सकते। अगर रिसोर्सेज के साथ टेक्नोलॉजी अवेलेबल हुई तो ही उन रिसोर्सेज का प्रॉपर यूज़ हो सकता है। इस चीज़ से रिलेटेड मैंने आप लोग को 2-3 एग्जाम्पल दिए। मैंने आप लोग को सबसे पहला एग्जाम्पल दिया कॉलोनियल कंट्रीज़ का। कॉलोनियल कंट्रीज़ अपने साथ टेक्नोलॉजी लेके आई थी इंडिया के रिसोर्सेज को यूज़ करने के लिए। मैंने आप लोग को दूसरा एग्जाम्पल दिया बैकवर्ड रीजन्स का कि ऐसे रीजन्स जहाँ पर बहुत सारे रिसोर्सेज तो प्रेजेंट हैं बट वहाँ पर टेक्नोलॉजी प्रेजेंट नहीं है, तो वो रीजन्स हैं बैकवर्ड रीजन्स। उसके अलावा मैंने आप लोग को थर्ड एग्जांपल दिया ऐसे रीजन्स जहाँ पर रिसोर्सेज तो थोड़े ही अवेलेबल हैं बट प्रॉपर टेक्नोलॉजी अवेलेबल है उसको यूज़ करने के लिए। ठीक है, तो ये 3 मैंने आप लोग को एग्जाम्पल दिए रिलेटेड टू दी रिसोर्सेज एंड दी टेक्नोलॉजी। नाउ कम्स नेक्स्ट टॉपिक जो आप लोग की एनसीईआरटी बुक में है, दैट इज़ कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। ओके, बचपन से छोटी छोटी क्लासेस से आप लोग को बताया जा रहा है कि रिसोर्सेज जो हैं वो बहुत कम है, रिसोर्सेज का ओवर एक्सप्लॉयटेशन नहीं होना चाहिए, रिसोर्सेज का ओवर एक्सप्लॉयटेशन नहीं होना चाहिए, रिसोर्सेज का इरैशनल कंजम्पशन नहीं होना चाहिए। इरैशनल कंजम्पशन मतलब कि बिना सोचे समझे बहुत ज़्यादा अमाउंट में रिसोर्सेज का कंजम्पशन नहीं होना चाहिए, रिसोर्सेज को बचा के रखना चाहिए। गांधी जी ने एक बहुत पॉपुलर सेइंग कही थी, देयर इज़ इनफ फॉर एवरीबडीज़ नीड एंड नॉट फॉर एनीबडीज़ ग्रीड। रिसोर्सेज जो हैं वो ऐसे तो बहुत ज़्यादा अमाउंट में है, सबकी नीड्स पूरी हो सकती है रिसोर्सेज से, पर किसी की सेल्फिशनेस और किसी की ग्रीड रिसोर्सेज से पूरी नहीं हो सकती। देखो, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बहुत सारे लोगों के पास पैसा होता है तो वो जाते हैं फॉरेस्ट पूरे तोड़ के, फॉरेस्ट
पूरे के पूरे तोड़ के वहाँ पे पूरा लैंड बना लेते हैं, फैक्ट्रीज बना लेते हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बना लेते हैं। ठीक है, तो इस तरीके की प्रैक्टिसेस गांधी जी को नहीं पसंद थी। उन्होंने बोला था कि रिसोर्सेज को हिसाब से यूज़ करो, सबकी नीड के लिए रिसोर्सेज होने चाहिए, बट किसी की सेल्फिशनेस को पूरी करने के लिए रिसोर्सेज का यूज़ नहीं किया जाना चाहिए। उसके अलावा एक बहुत पॉपुलर लाइन आप लोग की बुक में मेंशन की गई है, जिसका मतलब समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी बुक की बहुत सारी लाइंस आप लोग इग्नोर कर लेते हैं। दिस इज नॉट द राइट वे टू स्टडी एसएसटी। ओके, Gandhiji was against mass production and he wanted to replace it by with the production by the masses। इस चीज़ का क्या मतलब हुआ? देखो, पहले क्या होता था, पहले लोग जो है वो गांव में बैठ के, ठीक है, चीज़ें खुद से अपने हाथों से बनाते थे। ठीक है, उसके बाद धीरे धीरे ये सब बंद हो गया और फैक्ट्रीज खुल गई। तो फैक्ट्रीज के अंदर होता था मास प्रोडक्शन। गांधी जी इस मास प्रोडक्शन के बिल्कुल अगेंस्ट थे। गांधी जी चाहते थे प्रोडक्शन बाय मासेस हो। जैसे कि वो जो विलेजेस वाली चीज़ें होती थी ना, कि विलेजेस के अंदर लोग बैठ के सारे सामान हाथों से अच्छे तरीके से बना रहे हैं, वो चीज़ें हो, गांधी जी ये चाहते थे। गांधी जी नहीं चाहते थे कि फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज के अंदर मास प्रोडक्शन हो। तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन मास प्रोडक्शन एंड प्रोडक्शन बाय मासेस। मास प्रोडक्शन मतलब कि इंडस्ट्रीज में जो प्रोडक्शन होता है, और प्रोडक्शन ऑफ मासेस मतलब कि विलेजेस में लोग बैठ के हाथ से चीज़ें बना रहे हैं, इस चीज़ को बोलते हैं प्रोडक्शन बाय मासेस। ओके, तो गांधी जी चाहते थे मास प्रोडक्शन नहीं हो और प्रोडक्शन बाय मासेस हो। ओके, now comes the next topic, that is land resources। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज लैंड रिसोर्सेज। देखो, जो लैंड है उस पे अपन सब लोग रहते हैं, आप सब लोग रहते हैं। लैंड पे बहुत सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ परफॉर्म होती हैं। लैंड एक ऐसा नेचुरल रिसोर्स है जो कि इतना इम्पॉर्टेंट है, उस पर सब चीज़ें होती है। रहते लैंड पे हैं, सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ लैंड पे होती है, ट्रांसपोर्ट लैंड पे चलता है, कम्युनिकेशन सिस्टम लैंड पे होते हैं। तो लैंड जो है एक बहुत अच्छा एसेट है, बट वो फाइनाइट मैग्नीट्यूड का है। ऐसा तो है नहीं कि इनफाइनाइट लैंड प्रेजेंट है, तो इसीलिए लैंड का जो यूज़ है वो अच्छी तरीके से किया जाना चाहिए। ओके, तो अब जो लैंड है वो किस तरीके से डिवाइडेड है अपनी इंडिया कंट्री के अंदर, वो आप लोग की बुक में बताया गया है। दैट इज 43% ऑफ द लैंड इन इंडिया इज प्लेन्स। प्लेन्स मतलब कि देखो, यू कैन सी दिस इमेज ऑन योर स्क्रीन, दिस इज व्हाट वी कॉल एज प्लेन्स। प्लेन्स एक ऐसा लैंड होता है जो कि बिल्कुल प्लेन होता है और उस पर एग्रीकल्चर कर सकते हैं। ओके, 30% ऑफ द लैंड जो है दैट इज माउंटेन्स। ओके, माउंटेन्स जो हैं वो इंश्योर करते हैं पेरिनियल फ्लो ऑफ रिवर्स। ओके, पेरिनियल मतलब कि रिवर्स जो है वो बहुत सालों तक फ्लो करती ही रहती है, तो माउंटेन ये इंश्योर करते हैं। उसके अलावा माउंटेन्स जो हैं वो बहुत अच्छा टूरिस्ट स्पॉट भी होते हैं, राइट। उसके अलावा 27% ऑफ जो लैंड है वो होता है प्लेट्यू रीजन। प्लेट्यू रीजन की मतलब कि ऐसा रीजन जो कि अर्थ के सरफेस से थोड़ा ऊपर हो, उसको बोलते हैं प्लेट्यू रीजन। प्लेट्यू रीजन के अंदर क्या होता है, प्लेट्यू रीजन पे बहुत सारे रिजर्व्स होते हैं, बहुत सारे मिनरल्स, बहुत सारे फॉसिल फ्यूल्स होते हैं जो कि प्लेट्यू रीजन से जाके एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं। ओके, नाउ कम्स दी नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ लैंड यूटिलाइजेशन। तो आप लोग को पता होना चाहिए कि लैंड जो है वो किस तरीके से यूटिलाइज होता है। आप लोग की बुक में मेजरली 5 पॉइंट्स लिख रखे हैं जिस तरीके से पूरा का पूरा लैंड जो है वो यूटिलाइज होता है। पॉइंट नंबर 1 इज़ रिलेटेड टू दी फॉरेस्ट। ठीक है, लैंड जो है वो फॉरेस्ट बनाने में यूटिलाइज हो जाता है। पॉइंट नंबर 2 इज़ रिलेटेड टू दी लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टिवेशन। इसके अंदर वो लैंड आ जाता है जो कि कल्टीवेशन के लिए यूज़ नहीं होता। फॉर एग्जांपल ऐसा लैंड जो कि रोड्स, बिल्डिंग्स, इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज, मॉल्स, ये सब बनाने के लिए यूज़ होता है, ये पूरा का पूरा लैंड इस पॉइंट में आ जाता है, दैट इज़ लैंड नॉट यूज फॉर कल्टीवेशन। इसके अंदर वेस्ट लैंड्स भी आ जाते हैं। वेस्ट लैंड्स मतलब कि ऐसे लैंड जो कि ऐसे ही बिल्कुल खाली पड़े हों। ओके, पॉइंट नंबर 3 इज़ फेलो लैंड्स। फेलो लैंड्स मतलब कि ऐसे लैंड्स जिनको कुछ टाइम के लिए ऐसे ही छोड़ रखा हो बिना कल्टीवेशन के, ठीक है, उनके ऊपर कुछ भी ग्रो नहीं किया हो कुछ टाइम तक, उनको बोलते हैं फैलो लैंड्स। फैलो लैंड्स 2 टाइप के होते हैं, करंट फैलो और अदर देन करंट फैलो। ऐसे लैंड जिनको 1 साल तक बिना कल्टीवेशन के लिए छोड़ दिया गया हो उसको बोलते हैं करंट फैलो। 1 से लेकर 5 साल के बीच में बिना कल्टीवेशन के छोड़ रखा हो उसको बोलते हैं अदर दैन करंट फैलो लैंड। ओके, पॉइंट नंबर 4 इज़ अदर अनकल्टिवेटेड लैंड। इसके अंदर 2 टाइप्स ऑफ लैंड आते हैं। एक तो ऐसे लैंड जिनको कल्टीवेशन के बिना
5 साल से ज़्यादा के टाइम तक छोड़ रखा है, ठीक है। और दूसरे इसके अंदर वो लैंड आते हैं जो कि ग्रेजिंग के लिए काम आते हैं, दैट इज़ एनिमल्स की ग्रेजिंग के लिए जो लैंड काम आते हैं वो भी इसी कैटेगरी में होते हैं। ओके, पॉइंट नंबर 5 इज नेट सोन एरिया, ओके, और ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया। ऐसे लैंड्स जिन पे पूरे साल में एक ही क्रॉप ग्रो हुआ हो उसको बोलते हैं नेट सोन एरिया, और ऐसे लैंड्स जिन पे एक साल में एक से ज़्यादा क्रॉप्स ग्रो हुए हों उसको बोलते हैं ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया। नाउ कम्स द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ द लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया। इंडिया में किस हिसाब से लैंड यूज़ होता है वो आप लोग की बुक में बता रखा है। उसके बाद आप लोग की बुक में बता रखा है कि लैंड का जो डिग्रेडेशन है वो हो रहा है और क्या क्या मेजर्स ले सकते हैं लैंड को कंजर्व करने के लिए। ओके, तो फर्स्टली वी विल स्टार्ट विद द लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया। तो जो लैंड का यूज़ है वो मैं कैसे डिटरमाइन करूँगी, कि मतलब मैं कैसे डिटरमाइन करूँगी कि कितना कितना लैंड कहाँ कहाँ यूज़ हो रहा है, कैसे कैसे यूज़ हो रहा है। इस पूरी चीज़ों को डिटरमाइन करने के लिए मुझे कुछ फिजिकल फैक्टर्स भी चाहिए और उसके अलावा मेरे को कुछ ह्यूमन फैक्टर्स भी चाहिए। फिजिकल फैक्टर्स जैसे कि क्लाइमेट, टोपोग्राफी, सॉइल टाइप्स, ये सब कुछ फिजिकल फैक्टर्स भी चाहिए, और कुछ ह्यूमन फैक्टर्स लाइक पॉपुलेशन डेंसिटी, टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटी, ठीक है, ये सारे फैक्टर्स भी चाहिए लैंड यूज़ के पैटर्न को डिटरमाइन करने के लिए। ओके, इंडिया के अंदर टोटल 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर का लैंड एरिया प्रेजेंट है, जिसके अंदर से सिर्फ 93% ऑफ द लैंड के बारे में ही पता है। सिर्फ 93% ऑफ द लैंड का ही लैंड यूज़ पैटर्न पता है कि वो 93% लैंड कहाँ कहाँ यूज़ हो रहा है। बाकी 7% लैंड कहाँ यूज़ हो रहा है, कैसे यूज़ हो रहा है, ये किसी को नहीं पता। ऐसा क्यों है? क्योंकि देखो कुछ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, फॉर एग्जांपल देखो ये जो मैप का एरिया होता है ना, इसको बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट एरिया। उन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स का अभी तक रिपोर्टिंग नहीं हुई है कि उनका लैंड एग्जैक्टली यूज़ कहाँ पे हो रहा है। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ जम्मू एंड कश्मीर, तो जम्मू एंड कश्मीर का कोई लैंड जो है वो पाकिस्तान ने ऑक्यूपाई कर रखा है, तो इसीलिए उसकी भी रिपोर्टिंग नहीं हो रही है कि वो लैंड एग्जैक्टली यूज़ कहाँ पे हो रहा है। ओके, नाउ यू कैन सी हेयर, आप इन दोनों पाई चार्ट्स में देख सकते हैं 1960 से 1961 में इंडिया का लैंड यूज़ पैटर्न ये था, और उसके बाद 2008 और 2009 में इंडिया का लैंड यूज़ पैटर्न ये था। इसके अंदर सबसे पहली चीज़ आप नोटिस कीजिए कि देखो 1961 में भी सिर्फ 18% एरिया ही फॉरेस्ट को दिया गया। उसके बाद थोड़ा एफर्ट्स किए गए फॉरेस्ट के एरिया को बढ़ाने के, दैट इज़ 22.78% एरिया फॉरेस्ट को दिया गया। बट ये मैंडेटरी है कि एक कंट्री के अंदर 33% ऑफ द जोग्राफिकल एरिया फॉरेस्ट को दिया जाना चाहिए। ओके, और नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी ने ये नोट किया कि इंडिया के अंदर 33% से भी कम एरिया फॉरेस्ट को दिया गया है। फॉरेस्ट को एरिया देना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर फॉरेस्ट को एरिया नहीं दिया तो इकोलॉजिकल बैलेंस पूरा का पूरा डिस्टर्ब हो सकता है। ओके, अगर फॉरेस्ट को सफिशेंट अमाउंट ऑफ एरिया नहीं दिया तो वो लोग जो कि फॉरेस्ट के आसपास रहते हैं उनकी भी लाइफ बहुत बुरी तरीके से डैमेज हो सकती है। आप लोग की बुक में भी ये मेंशन किया गया है, फॉरेस्ट को एरिया नहीं दिया तो 2 बुरे कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं। फर्स्ट तो इकोलॉजिकल बैलेंस डिस्टर्ब हो सकता है, एंड पॉइंट नंबर 2 इज़ वो लोग जो कि पूरे के पूरे फॉरेस्ट पे डिपेंडेंट है, फॉरेस्ट के आसपास भी रहते हैं, उनका भी पूरा का पूरा लाइवलीहुड, पूरी की पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो सकती है। ओके, अब उसके बाद एक और चीज़ आप इन पाई चार्ट से नोट कर सकते हैं। मैंने आप लोग को नेट सोन एरिया के बारे में बताया था कि ऐसा एरिया जो कि पूरे साल में सिर्फ एक बार ही एग्रीकल्चर पर्पस के लिए यूज़ होता है उसको बोलते हैं नेट सोन एरिया। तो जो नेट सोन एरिया है वो अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग होता है। फॉर एग्जांपल अगर आप इस पाई चार्ट में देखें तो इंडिया का जो टोटल नेट सोन एरिया है वो तो आप लोगों को दिखेगा कि दैट इज़ 1.50 और नाउ एंड देन इट इज़ 1.11, ठीक है। बट अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ पंजाब की, तो पंजाब में 80% एरिया है नेट सोन एरिया, और अगर मैं बात करूं अरुणाचल प्रदेश की तो अरुणाचल प्रदेश में 10% से भी कम का एरिया है नेट सोन एरिया। ओके, मतलब कि अरुणाचल प्रदेश में ऐसा बहुत कम एरिया है जो कि एक साल में सिर्फ एक बार ही सो होता है। ओके, अब आप लोग ग्रेजिंग के लिए एरिया देखिए, दैट इज पैस्चर एरिया। पैस्चर एरिया था पहले 4.71, उसके बाद पैस्चर एरिया को कम कर दिया 3.38%, ठीक है। तो पैस्चर एरिया मतलब कि ऐसा एरिया जो कि ग्रेजिंग के लिए यूज़ होता है, एनिमल्स की ग्रेजिंग के लिए जो एरिया यूज़ किया जाता है उसको बोलते हैं पैस्चर लैंड। ओके, तो पैस्चर लैंड आप लोग देख सकते हैं कि कम हो रहा है, राइट। अब आप लोग देखिए बैरन,
अनकल्चरेबल और वेस्ट लैंड, इसकी परसेंटेज देखिए, पहले थी 12%, उसके बाद थी 8%। आप लोग को पता है वेस्ट लैंड ऐसे होते हैं जहाँ पर एग्रीकल्चर नहीं किया जा सकता, बैरन लैंड ऐसे होते हैं जो कि फर्टाइल नहीं होते हैं, और कुछ नॉन एग्रीकल्चरल लैंड होते हैं जैसे कि ऐसे लैंड जो कि रोड्स, मेट्रो, ट्रेन्स, घर, इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज बनाने के लिए काम आते हैं, उसको बोलते हैं नॉन एग्रीकल्चरल लैंड्स। तो नॉन एग्रीकल्चरल लैंड्स जो हैं उनका भी परसेंट आप लोग की बुक में दे रखा है, दैट इज़ पहले था 4.95% और उसके बाद वो बढ़ के 5.57% हो गया है। ठीक है, तो आप लोग की बुक में बताया गया है कि अगर लैंड का कंटिन्यूसली यूज़ किया जाए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक बिना प्रॉपर प्रिवेंटिव मेजर्स लिए हुए, तो उस लैंड की जो पूरी की पूरी फर्टिलिटी है वो रिड्यूस हो जाती है और वो जो लैंड है वो बिल्कुल बेकार बन जाता है और इस वजह से लैंड डिग्रेडेशन हो जाता है, राइट। Now comes the next topic, that is land degradation and conservation measures. Okay. आप लोग की बुक में बताया गया है कि जो लैंड है वो आप सब लोगों ने, हम सब लोगों ने पास्ट जनरेशन्स के साथ भी शेयर किया था, फ्यूचर जनरेशन्स के साथ भी लैंड शेयर किया जाएगा। ठीक है, तो लैंड एक ऐसा रिसोर्स है जिसको बचा के रखना चाहिए, बट लैंड जो है वो धीरे धीरे डिग्रेड होता जा रहा है। 95% ऑफ द बेसिक ह्यूमन नीड्स जो है वो लैंड ही पूरा करता है, उसके बावजूद भी जो लैंड है वो बहुत बुरी स्पीड से डिग्रेड होता जा रहा है। ह्यूमंस जो हैं वो ऐसी ऐसी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं जिससे लैंड बहुत ही एग्रीवेटेड पेस पे, मतलब कि बहुत इंक्रीज्ड स्पीड पे डिग्रेड होता जा रहा है। ओके, एट प्रेजेंट इंडिया के अंदर 130 मिलियन हेक्टर्स डिग्रेडेड लैंड है। आप लोग की बुक में पूरे फिगर्स बताए हुए हैं कि 28% जो लैंड है वो फॉरेस्ट डिग्रेडेड लैंड है, उसके अलावा 56% लैंड वाटर इरोडेड एरिया है, 6% लैंड जो है वो सेलाइन एंड एल्कलाइन लैंड है, मतलब कि वहाँ पर सॉल्ट और एल्कलाइन के डिपॉजिट्स हैं। ठीक है, इसलिए वो बिल्कुल डिग्रेडेड है, और उसके अलावा 10% जो लैंड है वो विंड इरोडेड एरिया है। ओके, अब आप लोग की बुक में माइनिंग, ओवरग्रेजिंग से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स बताए हुए हैं। देखो, जब माइनिंग करते हैं तो वो जो एरिया होता है वो ओवरबर्डन हो जाता है और उस एरिया पे डीप स्कार्स और ट्रेसेस छूट जाते हैं। आप लोग की बुक में एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, ऐसे स्टेट्स लाइक झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उड़ीसा, ऐसे स्टेट्स के अंदर ऐसे एरियाज़ हैं जिनमें माइनिंग की वजह से लैंड जो है वो डिग्रेड हो गया है। ओके, कुछ कुछ स्टेट्स लाइक गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, वहाँ पर ओवरग्रेजिंग की वजह से लैंड डिग्रेड हो गया है, और कुछ कुछ स्टेट्स जैसे पंजाब, हरियाणा, यूपी, वहाँ पर ओवर इरिगेशन की वजह से वाटर लॉगिंग हो गई है। जब वाटर लॉगिंग हो जाती है, वाटर लॉगिंग मतलब कि एक ही जगह पर जब वाटर इकट्ठा हो जाता है तो उस एरिया की एल्कलिनिटी, और एल्कलिनिटी मतलब उस एरिया का बेसिक कैरेक्टर, और उस एरिया की सैलिनिटी मतलब उस एरिया का सॉल्ट का अमाउंट बहुत बढ़ जाता है और उस एरिया में लैंड डिग्रेडेशन हो जाता है। ओके, जब किन्हीं भी मटेरियल्स को ग्राइंड करते हैं, ठीक है, किसी भी इंडस्ट्री के मटेरियल्स को ग्राइंड करते हैं, फॉर एग्जांपल सीमेंट बनाने के लिए लाइमस्टोन को ग्राइंड करना पड़ता है, ठीक है, और सिरेमिक इंडस्ट्री में सोप्स बनाने के लिए सोपस्टोन को ग्राइंड करना पड़ता है, तो बहुत सारे अमाउंट में डस्ट निकलती है। ओके, तो जब वो बहुत ज़्यादा डस्ट निकलती है इन सब इंडस्ट्रीज़ में से ग्राइंडिंग के प्रोसेस में, तो उसके बाद जो वाटर इनफिल्ट्रेशन का प्रोसेस है वो बहुत स्लो हो जाता है। वाटर इनफिल्ट्रेशन मतलब कि जब सॉइल में वाटर जाता है, इस प्रोसेस को बोलते हैं वाटर इनफिल्ट्रेशन। तो जब वो डस्ट निकलती है तो वाटर इनफिल्ट्रेशन का प्रोसेस बहुत स्लो हो जाता है और वो जो डस्ट है वो ज़मीन पे ही रह जाती है और पूरे के पूरे लैंड को इरोड कर देती है। ओके, आप लोग की बुक में भी लिखा हुआ है, इट रिटार्ड्स द प्रोसेस ऑफ इन्फिल्ट्रेशन, मतलब कि वो जो डस्ट है वो पानी को सॉइल में जाने से रोकती है और वो डस्ट उधर ही कलेक्ट हो जाती है, जिसकी वजह से लैंड डिग्रेडेशन हो जाता है। ओके, अब आप लोग की बुक में कुछ सॉल्यूशंस बताए हुए हैं लैंड डिग्रेडेशन की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। फर्स्ट इज एफॉरेस्टेशन, दैट इज ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स को ग्रो करना पड़ेगा। पॉइंट नंबर 2 इज शेल्टर बेल्ट्स को प्लांट करना पड़ेगा। शेल्टर बेल्ट्स, यू कैन सी दिस इमेज ऑन योर स्क्रीन, इसको बोलते हैं शेल्टर बेल्ट्स। इसके बारे में आगे मैं आप लोग को सॉइल इरोजन वाले टॉपिक में बताऊंगी। नाउ पॉइंट नंबर 3 इज ओवर ग्रेजिंग को कंट्रोल करना पड़ेगा। पॉइंट नंबर 4 इज वेस्ट लैंड्स का प्रॉपर मैनेजमेंट करना पड़ेगा। एंड पॉइंट नंबर 5 इज माइनिंग एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करना पड़ेगा। ओके, उसके अलावा भी कुछ पॉइंट्स हो सकते हैं लाइक इंडस्ट्रियल वेस्ट को बहुत अच्छी तरीके से कंट्रोल करके रखना, इंडस्ट्रियल पोल्यूशन को बचाना। ओके,
नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज सॉइल एज अ रिसोर्स। सॉइल जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट रीन्यूएबल रिसोर्स है। रीन्यूएबल क्यों? क्योंकि सॉइल जो है वो रॉक से फॉर्म होती है, और रॉक से वो थोड़ा टाइम ज़रूर लगाती है फॉर्म होने में, लेकिन हाँ वो रीन्यू हो जाती है। ओके, सॉइल जो है उसके अंदर प्लांट ग्रो होते हैं और उसके अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी ग्रो हो सकते हैं। ओके, सॉइल को बनाने के अंदर बहुत सारे फैक्टर्स काम करते हैं, लाइक पेरेंट रॉक, बेड रॉक। देखो आप लोग को इसकी डिटेल में नहीं जाना है, इट्स जस्ट दैट यू नीड टू रिमेंबर दी नेम्स। देखो क्लाइमेट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जब मैं आप लोग को टाइप्स ऑफ सॉइल पढ़ाऊंगी तो यू विल गेट टू नो कि क्लाइमेट, टेम्परेचर, ये कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं सॉइल के फॉर्मेशन में। ओके, कुछ और फोर्सेस होते हैं सच एज टेम्परेचर, एक्शन ऑफ रनिंग वाटर, विंड, ग्लेशियर्स, एक्टिविटीज़ ऑफ डीकम्पोजर्स। ये कुछ और फैक्टर्स होते हैं जो कि सॉइल को बनाने में बहुत काम आते हैं। ओके, सॉइल जो है उसके अंदर एक ऑर्गेनिक कंटेंट होता है, दैट इज़ ह्यूमस। ह्यूमस जो है वो एक ऑर्गेनिक कंटेंट होता है, लीव्स वगैरह को डिकम्पोज करके बनाया जाता है, वो सॉइल की फर्टिलिटी को डिटरमाइन करता है। ओके, उसके अलावा ह्यूमस तो ऑर्गेनिक मैटर होता है और सॉइल के अंदर कुछ और इनऑर्गेनिक मटेरियल्स भी प्रेजेंट होते हैं। ओके, हर सॉइल के बारे में। ओके, सो दैट इज़ इट एंड वी विल स्टडी टाइप्स ऑफ सॉइल इन नेक्स्ट क्लास। सो नेक्स्ट क्लास में चैप्टर ख़त्म हो जाएगा पूरा। आई होप यू आर रीडिंग फ्रॉम एनसीईआरटी रोज़ का रोज़, जैसे कि मैंने आप लोग को लास्ट क्लास में बताया था कि रोज़ का रोज़ एनसीईआरटी में से पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो प्लीज़ मेक श्योर टू रीड दैट एंड या दैट इज़ इट फॉर टुडेज़ क्लास। आई होप आज का सब कुछ आप लोग को समझ आया है एंड या थैंक यू फॉर ट्यूनिंग इन एंड हैव अ नाइस डे। बाय।